Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 5 of the course Analysis of Algorithm. जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन. ये प्रीवियस टॉपिक भी था. इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे. वही है इसकी प्रूविंग टेक्निक्स, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पर हम काम कर रहे होंगे. हमारे पास जो आज के टॉपिक्स होंगे वो जनरलाइजेशन ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ है, फिर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना है, जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और फिर एक आध हम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे. स्टार्ट जो है मैं वो लेना चाहूँगा अपनी प्रीवियस एग्जांपल से जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी. उसको थोड़ा सा हम इन अ सिंपल मैनर देखेंगे और थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और फिर हम इसके डिफरेंट बेस केसेस को देखेंगे और फिर इसकी जनरलाइजेशन स्कीमा को देखेंगे. हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमें जो है कोई भी अमाउंट गिवन है सेंट्स में जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 8 सेंट्स है, और उसको हमने 3 सेंट्स और 5 सेंट्स के अंदर 3 सेंट्स और 5 सेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट कराना है. ठीक है. एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी जो अमाउंट है वो 3.m और 5.n के साथ रिप्रेजेंट हो सकती है, वेयर m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0. बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं द रिजल्ट विल बी 0, जो कि 8 सेंट्स के बराबर नहीं होगा, ना उससे बड़ा होगा. सो वी हैव टू टेक केयर कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है. ठीक है. ये इसलिए ये दोनों एक साथ 0 जो है वो नहीं हो सकते, बट दिस इज अ स्टार्टिंग कंडीशन. ओके. नाउ जो हमारे पास ये इक्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर एक्सपेंशन, ये लीनियर इक्वेशन है जो कि हम जनरेट कर रहे हैं. तो एक्चुअली हमें एक वर्डी प्रॉब्लम गिवन था जिसका हमने सबसे पहले एक लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बना ली. अगर हमें यहाँ पे गिवन होता 3 सेंट्स, 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स, सो वी विल बी हैविंग another term that will be 10.o या whatever the variable we use. ठीक है. अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले हमें बेसिस स्टेप देखने हैं. हम ये स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास बेस स्टेप जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, जो कि होते हैं a, फिर a+1 अप टू पॉइंट b. ठीक है. यहाँ पे इस दफ़ा इस प्रॉब्लम के लिए हम 5 बेस स्टेप्स को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उस हद तक जाएं कि जहाँ पे हमें रिपीटिशन नज़र आ जाए. तो हमें कोई भी रिपीटिशन अगर नज़र आ जाती है, सो दैट विल बी आवर लास्ट बेस स्टेप. ठीक है. एंड फिर आप अपनी ईज़ के लिए जितना आगे जाना चाहते हैं इसमें कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं है. सबसे पहले हमारा 8 है. 8 से हम स्टार्ट करेंगे. 1.3 प्लस 1.5. 8 के बाद हमने 9 लिया, फिर 10 को देखा जो कि 2 5 की नोटेशन में प्रेजेंट हो सकता है, फिर 11 को जो 2 3 और 1 5, और फिर 12 को जो 4.3 की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. लाइक 3 सेंट्स के 4 आपने कम्बिनेशन जो है वो देने होंगे. ठीक है. एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लें कि आपने जो बेस केस पकड़ा है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस केस है a+1 a+2 अप टू b. सो देयर विल बी नो मिसिंग वैल्यूज. लाइक 8 से आप 10 पे जंप नहीं कर सकती. यू हैव टू राइट 8 देन 9 देन 10 11 एंड देन 12. देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस बिटवीन योर बेस cases. What is our predicate? Our predicate is n cents can be obtained using 3 and 5 cents. n cents को हम 3 और 5 cents में represent कर सकते हैं. Hypothesis क्या है? Hypothesis ये है कि ये जो है k के लिए true है, and what we have to prove is कि ये k+1 के लिए भी true होगा. As we know, we have divided the problem into 2 cases. एक जिसमें at least 1 5 coin होनी चाहिए, दूसरा जिसमें कोई 5 cent की coin मौजूद नहीं है आपके पास. मूविंग फॉरवर्ड हम केस 1 को डिस्कस करते हैं. केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि हमारे पास जो है वो 3 सेंट्स पर कोई पाबंदी नहीं है, बट 5 सेंट्स एटलीस्ट एक 5 सेंट होनी चाहिए. सो देयरफॉर n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1. k के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा k शुड बी इक्वल टू 3m.5n. नाउ दिस इज़ अ लीनियर फॉर्म. सो वी हैव टू प्रूव दैट कि k+1 के लिए भी हमारे पास लीनियर फॉर्म ही आएगी इन टर्म्स ऑफ n एंड m. k+1 हमने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया. सही.
अब ये जो फॉर्म है, दिस इज नॉट actually a linear form in terms of 3 and 5 because we have 1 as an extra element जो कि 3 या 5 में नहीं है. सो हमें 1 सेंट्स का कॉइन अलाउड नहीं है और वो यहाँ पर आ रहा है. सो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू 3 एंड 5. सो टू कन्वर्ट दैट यहाँ पर इस जगह पर आई विल ऐड 5 एंड विल सब्ट्रैक्ट 5. I will add 5 and subtract 5 from this equation. Like this is not necessary now कि आप 5 को ऐड भी करें और 5 को आप सब्ट्रैक्ट भी करें. आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 9 को ऐड और 9 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. देन द कम्बिनेशन विल गो फॉर द 3m. ठीक है. सो बेसिकली हमारा मकसद जो है वो लीनियर फॉर्म अचीव करना है. अब वो लीनियर फॉर्म जिस भी शक्ल में आ जाए इट डजेंट मैटर. ठीक है. सो 5 को ऐड भी कर लिया, 5 को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. तो अब ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 है दैट विल गो विद दिस, दैट विल गो विद दिस. सो 5 एंड माइनस 5 दैट विल रिजल्ट इन 5 इंटू n माइनस 1. 1 और 5 आप इसमें ऐड हो जाएंगे, दैट विल बिकम 6. और 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है. सो दैट 6 विल बी अटैच टू दिस. सो इस जगह पर आकर हमने अचीव कर लिया कि हमारे पास तमाम के तमाम या 3 के मल्टीपल्स हैं या 5 के मल्टीपल्स हैं एंड आर लीनियर. सो जो फॉर्म हमें यहाँ पर k के लिए गिवन थी वही फॉर्म हमने k+1 के लिए भी अचीव कर ली. सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि अगर हम 5 की जगह जैसे कि हमने कहा कि हम लेट्स सपोज हम 9 ले लेते हैं. ठीक है. सो इफ आई ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स, सो 3m प्लस 5n I have +1. So I will add 9 and will subtract 9. ठीक है. So that subtraction will go to this. So the equation will become 3m minus 3 as 3 is taken as common plus 5n and this will become 10 or when we take 5 as common, so it will become 2. So this is absolutely okay. So if you get this or this, it doesn't matter because this is also a linear form for k+1 and this is also representing a linear form for k+1. So you can have both the answers. So both answers are correct and they can be many more. They can be many more. If you add something like other multiples of 3 or in here other multiples of 5, it doesn't actually matter. But the thing matter is that you get the linear form for the k+1 and then you put some condition that m should be greater or equal to 0, that it cannot be negative, and n should be greater or equal to 1 because we have -1 here. So I have to suppose that 1 minus 1 should be equal to 0. It does not become negative. Similarly if अगर मुझे इसकी कंडीशंस डिफाइन करनी है so that will be m minus 3 should be greater or equal to 0 or m should be greater or equal to 3. नेगेटिव कोई कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए 3 का या 5 का, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है सो हम सिंपली कह देंगे n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइम. नाउ केस 2 है कि देयर विल बी नो 5 सेंट कॉइन. ठीक है. एंड k शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 8. सो हमने 3 कर दिया. जो स्टार्टिंग कंडीशन है m शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3, दिस इज जस्ट बिकॉज कि अगर आप 2 डालते हो तो वो 6 आपके पास बनते हैं, सो वो इस कंडीशन को भी नहीं करते. सो हमें 3 डालना मस्ट हो जाएगा ताकि हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 9 बन जाए. ठीक है. सो यहाँ पर हमने k+1 के लिए कर लिया, k+1 आ गया. इधर जो है 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है ताकि एक फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट ये आ रहे हैं. दैट इज़ अगेन अ लीनियर फॉर्म. सो हम 5 को ले लेंगे एंड दिस 2 कैन बी एज n. सो हमें k+1 के लिए m और n की लीनियर फॉर्म मिल गई है. सो देयरफॉर द इक्वेशन इज ट्रू फॉर k+1. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर n की कोई फॉर्मेशन नहीं बनी थी. सो n इज़ जस्ट इक्वल टू 2. इट इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 2, इट इज़ जस्ट इक्वल टू 2. अगेन दिस डज नॉट मैटर. अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, लाइक आप 12 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे माइट भी आपके पास कोई और वैल्यू आ रही होगी. सो दैट इज़
परफेक्टली ओके कि आपका एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन किस किस्म का चल रहा है, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। अगेन रिपीट है कि आपके पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके, नाउ De Morgan's law. What is De Morgan's law actually? De Morgan's law है जनरलाइज De Morgan law कि आप कहते हो कि j इक्वल टू 1 अप टू n, आपके पास n सेट्स हैं और उनका आप इंटरसेक्शन लेते हो और फिर आप होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो वो बराबर होगा यूनियन ऑफ 1 टू n ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, जिसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको यहाँ पर इस शेप पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो हमारा बेस स्टेप ये है कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए ये प्रूफ किया है फॉर n इक्वल टू 2 कि अगर जब हमारे पास दो सेट्स हों तो वो हमारे लिए ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। और हमें पता है कि De Morgan लॉ एटलीस्ट उसके दो सेट्स होने चाहिए, सिंगल सेट पर De Morgan लॉ काम नहीं करता है। सो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो ये मेरा क्या है, बेस केस है। अब मैं रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए सपोज कर रहा हूँ और फिर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। सो अगर मैं k के लिए सपोज करता हूँ इस चीज़ को, तो हमें ऑलरेडी नोन है इस इक्वेशन से k हमारे पास अगर ये ये n जो है वो k हो जाता है, सो j इक्वल टू 1 अप टू k ये जो है इसके बराबर है। हमारी सपोजिशन एक्चुअली यहाँ पर ये आ जाएगी कि ये जो है आपके पास k हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि लेट सपोज दिस इज ट्रू फॉर k, नाउ फॉर k प्लस 1, सो आपका n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा k प्लस 1 के साथ। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं इसको दो डिफरेंट सेट्स में लिख सकता हूँ, जहाँ पर मेरे पास हो कि j इक्वल टू 1 अप टू k और इंटरसेक्शन k प्लस 1। एक्चुअली यहाँ पर मैंने डिक्रीज एंड कंकर की टेक्निक को यूज़ किया है, ठीक है। और उसी k प्लस 1 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हिस्से ऐसे बनाए कि एक का रिजल्ट मुझे नोन था, दूसरे का रिजल्ट अभी मुझे फिलहाल नोन नहीं है। सो जो नोन रिजल्ट था मेरे पास, अब ज़ाहिर कॉम्प्लीमेंट है, तो दो के लिए मैं कॉम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। दो के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि दिस कॉम्प्लीमेंट विल गो ऑन द फर्स्ट वन यूनियन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड वन। सिमिलर अप्लाई होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट लाइक इस पूरी इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन और फिर इस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर आ गई है, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा दैट विल बी दिस। और वो कहाँ से पता चलता है, वो यहाँ से पता चलता है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी सपोज किया हुआ है। सो हम सपोज रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो अब हमारे पास यूनियन है, दो सेट्स का यूनियन है, और बाय यूनियन लॉ हमें पता है कि अगर दो सेट्स का यूनियन हो सो दैट यूनियन विल बी ऑटोमेटिकली कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल इक्वेशन, ठीक है। सो बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम के अंदर डिक्रीज एंड कंकर को इस्तेमाल करते हुए और अपने सपोजिशन को यूज़ करते हुए और जो हमें बेस स्टेप पता था उसको यूज़ करते हुए हमने De Morgan's लॉ को जनरलाइज फॉर्म में प्रूफ कर लिया है, ठीक है। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, इसी टाइप की एक एग्जांपल, उसी का हम एक न्यू वर्जन देख रहे हैं कि हमारे पास पोस्टेज टिकट है जिसकी अमाउंट ग्रेटर और इक्वल टू 12 सेंट्स है और हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू 4 and 5 सेंट्स स्टेप। सो सबसे पहले मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी होगी और वो लीनियर इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में यहाँ पर आ गई है, जहाँ पे s जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, t और ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अगेन मैं बताता चलूँ कि हम s और t को एक साथ 0 नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव टू अचीव ग्रेटर और इक्वल टू 12। सो कोफिशिएंट्स आपके जो t और s की वैल्यूज़ होंगी वो तमाम वही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी जिसमें आपको ग्रेटर और इक्वल टू 12 जो है वो अचीव हो रहा हो, ठीक है। सो बेस केसेस हम ले लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 12 के लिए ले लिया, देन 13 के लिए ले लिया, देन 14 के लिए कंसिडर कर लिया एंड देन 15 के लिए कंसिडर कर लिया। नाउ एज्यूम करें कि हम ये सारे जो स्टेटमेंट्स है बेस केसेस दीज आर ट्रू। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर k प्लस 1। अब इम्पॉर्टेंट थिंग थोड़ी सी जो यहाँ पर चेंज आ रही है, जब हम मल्टीपल बेस केसेस ले लेते हैं तो देन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे पास जो i की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस देन k। इट मीन्स कि हमारा k जो है हमारे लास्ट बेस केस से बड़ा होगा, हमारा k हमारे लास्ट केस बेस केस से बड़ा होगा। अब ये जो i की वैल्यू है
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस i की वैल्यू से एक्चुअली कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। अब आप इसको एज्यूम करें, आप इसको एज्यूम करें, आप इसको एज्यूम करें या आप इसको एज्यूम करें, इट डज़ नॉट मैटर। सो हमने ले लिया कि हमारा जो बेस केस है दैट इज़ k-3, ठीक है, सही है। सो हमने उसको उस तरह से उस फॉर्म के अंदर जनरेट कर लिया कि हमारा k-3, इट कैन बी k-1, इट कैन बी k-2 एंड अप टू सो ऑन। सो हमारे पास हमने सपोज किया कि k-3 इज इक्वल्स टू 4s प्लस 5t। नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर k+1। नाउ अब k-3 का ये मतलब नहीं है कि आप k+1 को k-2 कर दें, k+1 विल स्टैंड एज k+1, बट हमने बेस केस क्या लिया है, k-3 लिया है, ठीक है। अब k-3 को k+1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर +4 ऐड करना पड़ेगा और यही +4 मुझे यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो +4 यहाँ भी ऐड हो गया, +4 यहाँ भी ऐड हो गया। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर आप प्रीवियस को देखें तो मैंने वो नॉर्मली k ही लिया था, लेकिन k-3 यहाँ पे लेने से मेरे पास जो मेरे पास सोल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। लाइक मुझे +1 करना पड़ता था, फिर मुझे 9 ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। सो एक्चुअली मेरा मकसद क्या था, मेरे पास यहाँ पर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर मौजूद था, तो मैंने उस हिसाब से इसको जस्टिफाइड कर दिया, ठीक है ना, सही है। आप इसको k-4 भी ले सकते थे, ठीक है। सो अगर आप k-4 ले लेते तो फिर आप इस 5 को जो है वो आसानी से डील कर सकते थे। नेवरदलेस हम अब k+1 के लिए जाते हैं। k+1 के लिए अगर हम बात करें तो k+1 में हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे कि हमारे पास 4 कॉमन निकल जाएगा, सो s+1। सो दिस इज एक्चुअली अ लीनियर फॉर्म फॉर k+1 इन टर्म्स ऑफ 4 एंड 5। सो हमारे पास k की फॉर्म जो सपोजिशन की फॉर्म थी वो भी लीनियर फॉर्म थी इन टर्म्स ऑफ 4 एंड 5, और k+1 की भी फॉर्म लीनियर आ गई इन टर्म्स ऑफ 4 एंड 5। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि k+1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना। So next, now proving a property of a sequence। हमारे पास different sequences होती हैं, arithmetic, geometric और harmonic series होती हैं। सो हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करें। ज़्यादातर हमारे पास जो सीक्वेंसेस होती हैं उनमें रिकर्सिव फंक्शंस का इस्तेमाल होता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि वो उसका एक्सप्रेशन होता है दैट कंटेन्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है कि a k की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ak-1, ak-2 एंड ak-3 पर। 3 बेस केसेस हमें गिवन हो गए हैं, a0 = 1, a1 = 2, a2 = 3। सो ऑब्वियसली हमारा k जो होगा वो कोई भी वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 3, बिकॉज हमें 2 तक बेस केस यहाँ पर गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज आवर प्रेडिकेट। एक्चुअली हमारा प्रेडिकेट है कि an इज लेस और इक्वल टू 2n फॉर ऑल इंटीजर्स n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो हमने क्या कर दिया, n = 0 के लिए हमने कहा कि इट्स ओके। हमने n = 0 के लिए, चूँकि हमारा बेस केस था, वैल्यू हमें गिवन थी, उसके लिए ये ट्रू हो गया। फिर n = 1 के लिए वो ट्रू हो गया और n = 2 के लिए भी वो ट्रू हो गया। सो ये 3 हमें बेस केसेस गिवन थे जिनको हमने बारी बारी टेस्टिफाई किया और वो तीनों के लिए ट्रू हो गया। जब वो तीनों के लिए ट्रू है सो वी कैन से दैट कि ये k के लिए भी ट्रू होगा, और हमें प्रूफ क्या करना है कि वो k+1 के लिए भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली हमें इस चीज़ को करना है कि ये k के लिए भी ट्रू है और फिर ये k+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो हमारा इंडक्टिव सेट इज k ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर और इक्वल टू 3, आप दोनों कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है ना। k इज ग्रेटर देन 2 आपने लिख लिया या k इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिख दिया, इट डज नॉट मैटर, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सो हमारे पास जो है i जो है वो i से लेकर k तक हमारे लिए ट्रू था, ठीक है ना। k से लेस है i, मतलब बेस केसेस हमारे हैं, ये बेस केसेस को डिफाइन कर रहा है जो कि हमने 0, 1 एंड 2 लिए हैं। सो ऑब्वियसली वो 0 से बड़े या इक्वल हैं और k से कम या k से ऑब्वियसली कम है, ठीक है। सो k हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से कम हमारे पास 2 आता है। सो 0, 1, 2 हमारे बेस केसेस है।
वेरिएबल चेंज कर दिया कि ai इज़ लेस और इक्वल टू 2i, सो दिस इज़ एक्चुअली दैट इज़ ट्रू, कि हमें ये हम देख चुके हैं कि ये ट्रू है, ai इज़ लेस और इक्वल टू 2i फॉर ऑल द 3 केसेस। सो k के लिए हमने सपोजिशन कर ली, अब हमें प्रूफ करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। सो हमने ak ले लिया यहाँ पर, सो वो है ak-1, ak-2, ak-3, ठीक है। सो ak-1 को मैंने यहाँ पर मैंने इंडक्ट कर दिया। सो ak-1 क्या होगा, 2k-1 होगा, लेस और इक्वल टू 2k-1 होगा, और ये क्या होगा, लेस और इक्वल टू 2k-2 होगा, और ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 2k-3। सो इन तीनों का एडिशन ले लिया, बिकॉज ये तीनों टर्म्स यहाँ पर जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एडिशन करता हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे पास है इनइक्वलिटी लेस और इक्वल। सो अगर ए के इससे लेस और इक्वल है, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड कर दूंगा वो तब भी लेस और इक्वल रहेगी। सो इन इनइक्वलिटी की केस में अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, सो वो मैं वन साइड पर ऐड कर सकता हूँ अनटिल अनलेस वो इनइक्वलिटी को शिफ्ट ना करे। सो मैंने क्या किया कि 2 पावर 0 से लेकर चूँकि मेरी 2k-1 तक 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास आ जाएगा 2k-4, ठीक है। तो ये टर्म्स मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर दी, ठीक है। और फिर मेरे पास 2k-3 है, 2k-2 है और 2k-1 है। अगर आप इसको गौर से देखें, दिस इज एक्चुअली आवर ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या हो गई, हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये हो गई, सो वी हैव टू ऐड that geometric series. So what is the formula of actually the geometric series? Sum of जो geometric series है वो आपके पास क्या आता है, अगर आपको याद हो तो आपका जो सम उधर जो कंप्यूट होता था वो एक्चुअली अगर हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें, तो हमारे पास क्या होता था, a पावर r प्लस 1, समथिंग लाइक दैट। सो r हमारे केस में यहाँ पर k-1 है, और a हमारे केस में हमारे पास क्या है, वो k हमारे पास 2 है। सो 2 r की जगह पे आ जाएगा k-1 प्लस 1, सो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2k, और साथ इसके आपके पास आ जाता है -1। सो दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अगेन रेफर टू चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5, यस चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स या कैलकुलस में आप इसको देख सकते हैं। सो कैलकुलस फार्मूला एक्चुअली ये। सो 2k-1 यहाँ से आ गया, सो दैट इज ऑब्वियसली लेस और इक्वल टू 2k। सो ak की वैल्यू जो मैंने यहाँ से कंप्यूट की है वो मेरे पास आती है 2k-1, जो कि ऑब्वियसली लेस और इक्वल है 2k के। सो हमने यही साबित करना था कि ak जो है वो 2k से लेस है बाय हाउ मच क्वांटिटी, तो अगेन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट कैन बी 2k-2, 2k-3, 2k-3, बट द पॉइंट इज ये लेस है। सो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ak इज लेस और इक्वल टू 2k। Now, existence of binary integer representation. This is again an important problem to discuss. जहाँ पे है कि हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n गिवन है, सो उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी इन n फॉर्म जो कि बाइनरी होगी, ठीक है ना। सो अगर हम कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, सो वो एक यूनिक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। सो दो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। सबसे पहले कि हर एक इंटीजर के लिए एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है, एंड द सेकंड वन इज कि वो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। सो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी भी n इंटीजर की वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है नंबर की, सो अगर मैं उसको एक्सपेंड करूँगा तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। लाइक आपको पता है हम लोग जो करते थे 101 जो है, तो हम कहते थे दिस इज़ 2 पावर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। सो इस 3 डिजिट से तो हम 3 डिजिट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। सो C0 एक्चुअली इधर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका वो बाइनरी
डिजिट कौन सा है और वो 2 पावर 0 साथ वो दैट इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पे आप देख लें तो ये 0 जो है वो C1 है और ये आपकी 2 पावर 1 है और ये C2 है और ये आपकी 2 पावर 2 आ रही है। जो मेजर कंडीशन है कि R शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज ऑब्वियस, एंड CR इज इक्वल टू 1। लाइक जो आपकी ये वाली टर्म है ये तब एग्जिस्ट करेगी जब ये 1 होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ सो वो टर्म ऑलरेडी आपको पता है ये काउंट नहीं होती है, इधर आप जितने जीरोस डाल दें वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। सो आपकी जो आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1, और फिर आपके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट उस तरफ जाते जाते हैं दैट कैन बी 0 और 1। लाइक सी जितने भी लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो 0 और 1 हो सकते हैं, बट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो 1 होना चाहिए फॉर ऑल जे गिवन देन R-1, बिकॉज R हम यहाँ पर ले चुके हैं। सो J जो है वो R-1 से लेकर 0 तक होगा, ठीक है। सो एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना है कि हम किसी भी n इंटीजर को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेस स्टेप क्या है, हमें n इक्वल टू 1 का पता है कि अगर n की 1 हो तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी केस, जो कि आपके पास आ जाता है कि CR उस केस में आपके पास जो है वो 0 होगा और ऑब्वियसली R आपके पास 0 होगा और यहाँ पर भी R आपके पास 0 होगा। सो C0 आ जाएगा वेयर R इक्वल टू 0। सो C0 शुड बी इक्वल टू योर 1, ठीक है। सो C0 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बिकॉज CR जो है आपको पता है इस केस में हमने कहा कि CR शुड बी इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 1 हो गई, और ये आपके पास क्या है, 0 है। सो 2 की पावर 0 जो है 1 आती है। सो उस केस में C0 आपके पास क्या आ जाता है, वो 1 आ जाता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है सो 1i जो है हमारे बेस केस में, हमें एक ही बेस केस यहाँ पर अवेलेबल है। सो आपका जो यहाँ पे k होगा दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली 2, और 2 से ऑनवर्ड्स वो चलता जाएगा, ठीक है ना। सो हमने कह दिया कि i के लिए ये केस जो है वो ट्रू साबित हो चुका है, और हमने सपोजिशन i ले लिया, आप इसको k कह दें, आप इसको कुछ भी कह दें, इट डज नॉट एक्चुअली मैटर। हाँ, हमें अब ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है कि ये एक्चुअली हमें यही फॉर्म जो है वो k+1 से भी मिलेगी, ठीक है ना। या आपको किसी और इंटीजर से भी ये फॉर्म मिल सकती है। सो हम यहाँ पर 2 केसेस एज्यूम करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि k हमारे पास इवन है, और दूसरा केस हम एज्यूम करेंगे कि k हमारे पास ऑड है, ठीक है। सो ये 2 केसेस हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए। सो अगर k इवन है और वो जाहिर सी बात है 2 से बड़ा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं k कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट आप k में कर सकते हैं, आप किसी के भी लिए k कर सकते हैं। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये k 4 है, तो इट मीन्स कि मुझे साबित करना है कि 2 जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लाया जा सकता है। वो किस तरह कि मैं 4 को अगर डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो वो मैं साबित कर सकता हूँ। लाइक अगर आप देखें ना, तो मैंने यहाँ पर चूंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, तो 1 को 1+1 नहीं किया, एक्चुअली मैंने जो k को टेक्निकली डील किया वो इस तरीके से किया कि मैंने k को 4 एज्यूम कर लिया और फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास रादर के 1+1 से 2 आता, मैंने k इक्वल टू 2 यहाँ से पकड़ लिया। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। आप इस तरीके से कहें या आप इस तरीके से कहें, इट डज नॉट मैटर, ठीक है ना। एक्चुअली k/2 जो है वो k/k+1 ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसकी फॉर्म अलग दी है। अब उसकी फॉर्म क्यों अलग दी है वो थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगी, अपने प्रूफ को आसान बनाने के लिए, अपने प्रूफ को करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो k/2 के लिए ये ट्रू होना चाहिए। सो k/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही CR है, 2/r k जो है वो इसके बराबर था, हमने यहाँ पर k को कर दिया k/2। अब चूंकि k/2 जो है वो लेस देन k है, ऑब्वियसली बात है k/2 जो है वो लेस देन k है, और k के लिए अगर ट्रू है, तो अगर k के लिए ट्रू है इट मीन्स कि ये k/2 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, वो k से लेस है। सो उस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड में ये 2 जो था डिवाइड बाय 2 वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इस तमाम इक्वेशन के साथ। जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ गए। दैट इज अगेन अ लीनियर फॉर्म जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर इवन इफ k is even. Now if k is odd, अगर k odd है तो हम k+1 कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स वो 3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, k ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका तरीक़ाकार हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। सो k-1 डिवाइड बाई 2 इज एन इंटीजर,
ये गिवन कंडीशन है आपके पास आई की। सो k माइनस 1/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगेन वही 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट मीन्स कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ गए। अब ये -1 है, सो k इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और लास्ट में 1 ऐड हो सकता है बिकॉज 1 इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगेन हम प्रूफ कर चुके हैं कि हम किसी भी ऑड नंबर के लिए जो कि k माइनस 1/2 है, उसके k को हम इस रिप्रेजेंटेशन से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो प्रूफ की वो एग्जिस्टेंस प्रूफ की, इसकी यूनिकनेस प्रूफ नहीं की। सो यूनिकनेस के लिए मैं बेस जो अपनी इक्वेशन है उसको पिक करूँगा, कंडीशंस वही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हम ये करते हैं कि नहीं भाई, हम कहते हैं ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है तो फिर इसकी कोई और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। सो हमारे पास जो गिवन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि भाई इसकी एक और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी है जो कि इस फॉर्म के अंदर हमें गिवन है, ठीक है। सो नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, आप 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे n-1 दैट इज इक्वल्स टू 0, br माइनस cr हो जाएगा, बाकी ये कॉमन है, br माइनस 1 माइनस cr माइनस 1 बाकी ये कॉमन है, एंड अप टू सो ऑन चलेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब अगर ये साइड इक्वल है 0 के, इसका मतलब ये है कि 2r और 2r माइनस 1 और अप टू c0 जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे 0 होंगे, बिकॉज r को हम 0 नहीं कर सकते, r की आपकी वैल्यूज अपनी चलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा ताकि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी तभी उनका सम 0 आएगा, एल्स वाइज वो 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये समेशन हो रहा है। सो देयर इज नो नेगेटिव साइन इन बिटवीन देम। सो ज़रूरी है कि आपके पास br माइनस cr भी 0 होना चाहिए, और ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो उस जगह से हम ये कंप्यूट कर सकते हैं कि एक्चुअली br जो है वो cr के बराबर है, br माइनस 1 cr माइनस 1 के बराबर है, और b0 c0 के बराबर है, b1 c1 के बराबर है। सो इट मीन्स कि तमाम b's जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग c's के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सपोजिशन में b था दैट वाज एक्चुअली c, चूँकि b और c बराबर हैं। सो इट मीन्स कि देयर इज ओनली अ यूनिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी गिवन इंटीजर। नाउ दिस इज समथिंग complicated problem. दिस इज प्योरली अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जैसे बता दिया कि आप नेक्स्ट टर्म को इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स टर्म जो आपको मालूम होती है, और साथ आप उसके कोई भी आपको कोई भी टर्म मालूम है वो लिख देते हो, और उसके साथ कोई ऑपरेशन में दूसरी आपकी टर्म आ रही होती है जो कि आपको नोन नहीं होती। सो हमें f0 ऑफ x गिवन है। अब जब हमें f0 ऑफ x गिवन है और हमें एक रिकर्सिव फार्मूला भी गिवन है, सो हम f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x अप टू सो ऑन मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना, सही है। सो हम स्टार्ट होंगे, यहाँ पे n जो है वो 0 टू इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है। सो अगर हम n को 0 लेते हैं, तो अगर हम n को 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये f0 यहाँ से आ गया और मल्टीप्लाइड बाय f0 कैसे आया, बिकॉज n इज 0, सो f0 आपके पास आ गया। सो f1 ऑफ x आपके पास हो जाएगा f0 इंटू f0 ऑफ x। सो f0 हो गया आपके पास, और f0 ऑफ x आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस x। नाउ दिस इज f0 ऑफ x है, ठीक है ना, सही है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब कि इसका जो आर्गुमेंट है वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ठीक है। सो f0 ऑफ x जो था, f0 ऑफ x, ये f0 ऑफ x था, इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस 2 माइनस x, ठीक है। नाउ दिस होल बिकम्स x फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। सो आपके पास है 1 बाई 2 माइनस x। सो ये जो x है ये x है, इस x की जगह पर ये 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x आ जाएगा। सो ये 1 अपनी जगह पर आ गया, ये 2 अपनी जगह पर आ गया, माइनस 1 बाई 2 माइनस x। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करें f0 मेरे पास है 3x, ठीक है। f0 ऑफ x मेरे पास एक्चुअली है 3 ऑफ x, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि f0 ऑफ
f0 ऑफ x, तो वो वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी? सबसे पहले हम इसकी जगह पर वैल्यू डाल देंगे, चूंकि ये x के साथ ही गिवन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 ऑफ x। ठीक है, अब जब हम इस फंक्शन को कंप्यूट करेंगे तो इसका आर्गुमेंट x नहीं है, इसका आर्गुमेंट है 3x, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? ये 3 अपनी जगह पे और x की जगह पर आ जाएगा आपके पास 3x। ठीक है, सो जो कि अल्टीमेटली आपके पास आता है 9x। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बेसिक कैलकुलस है जो आपको फंक्शंस में आनी चाहिए, और नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, सो इट विल बी क्लियर, इट्स नॉट सच अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 2 अपनी जगह पर, ये वाला 2 आया है यहाँ पर। ठीक है ना, और अब चूंकि x की जगह पे आया था 1/2 माइनस एक्स, x की जगह पर वो 1/2 माइनस एक्स आ गया। टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम ले ले, सो द रिजल्ट विल बी दिस। ठीक है, सो f1 ऑफ x आपके पास ये आ गया। नाउ व्हाट इज f2 ऑफ x? f2 ऑफ x इज f0 डॉट f1 ऑफ x। सो व्हाट इज f1 ऑफ x? f1 ऑफ x इज बेसिकली दिस वन, सो f0 ऑफ 2 ऑफ दिस। अब आपको ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये है जहाँ पे x आएगा, लेकिन x की जगह पे इस दफ़ा क्या पड़ा है? 2 माइनस एक्स, 3 माइनस 2x, सो 1 अपनी जगह पर, ये वाला 2, ये 2 और ये 2 अपनी जगह पर, माइनस का फार्मूला और x की जगह पे आ गया 2 माइनस एक्स, 3 माइनस 2x, जो कि रिजल्ट करता है इंटू 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 3x। सिमिलरली वी कैन कंप्यूट f3 ऑफ x। ठीक है, और इसी तरीके से हम fn ऑफ x को कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपको पता है fn ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? n माइनस 1x, लेकिन अब ये कहाँ से आया? नाउ लेट्स लुक एट दिस इन। ठीक है, सो जब मैं f2 ऑफ x कर रहा था तो यहाँ पर मेरे पास 2 था, ये मेरे पास नॉर्मली 1x था। ठीक है, ये मेरे पास 3 था और ये अगेन मेरे पास 2 था। ठीक है, जब मैं f3 ऑफ x कर रहा था तो ये मेरे पास 3 था, ये मेरे पास 2 था, ये 4 था और ये क्या था? 3 था। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास एक्चुअली n था, ये n माइनस 1 था, ये n प्लस 1 था और ये मेरे पास अगेन n था। ठीक है, सो मेरे पास इक्वेशन बनी n माइनस n माइनस 1x, n प्लस 1 माइनस n ऑफ x। अब एक्चुअली दिस इज माई x, सो f0 ऑफ x में वही डाल देंगे 1 डिवाइड बाई 2 और ये होल जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगेन आप इसका एलसीएम लेंगे और कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे, सो यू विल गेट दिस। नाउ दिस इज माई एक्चुअल फंक्शन। ठीक है, सो उस फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म मेरे पास आ गई जो कि ये है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में मैंने स्टार्ट में अपनी जर्नलाइज्ड फॉर्म अचीव की है, क्योंकि मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन गिवन था, उस रिकर्सिव फंक्शन से मैंने एक जर्नलाइज्ड फॉर्म निकाल दी है। अब मैं अपनी मैथमेटिकल इंडक्शन को स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0, सो 0 के लिए ऑब्वियसली ये क्या है? ये ट्रू है। ठीक है, 1/2 एक वैल्यू आ जाएगी जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर मैं एज्यूम करता हूँ कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, सो रिप्लेस n बाय k। हमने n को क्या कर दिया? k के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ वी क्लेम दैट कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1। सो जहाँ जहाँ पर k आ रहा था वहाँ पर आप क्या करेंगे? k प्लस 1 डालेंगे, सो ये क्या हो जाएगा? k प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1, सो k प्लस 1 प्लस 1 एंड k प्लस 1। फिर यह हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 एंड k प्लस 1 प्लस 1, सो अगेन k प्लस 1 प्लस 2 एंड k प्लस 1 प्लस 1। इसको ऐड कर दें, ये क्या आ जाएगा? k प्लस 2, ये आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 3 एंड k प्लस 2x। सो हमारे पास f ऑफ k प्लस 1x जो है वो यहाँ सर ये आ गया। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन मेरे पास क्या है? अगर मैं n प्लस 1 को करना चाहूँ, जो कि मेरे पास k प्लस 1 है इस सूरत में, तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? उसकी डेफिनेशन ये आएगी। सो आप k प्लस 1 को करें, ये आपके पास हो गया k प्लस 1, चूँकि वो आपके पास था ना n, ये था n माइनस 1 था, ये n प्लस 1 था आपके पास, और ये आपके पास क्या था? अगेन n था। ठीक है, सो इसको एज एन x आपने बेस आर्गूमेंट में पास कर दिया, फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये रिजल्ट मिल गए। अब आप देखें, आपने k प्लस 1 जेनेरिक फंक्शन में डाला था, जो रिजल्ट आपको मिल रहे थे वही रिजल्ट आपको रिकर्सिव फंक्शन से भी
मिल रहे हैं। सो इट मीन्स दैट द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर k+1। ठीक है। सो कंक्लूजन, आज हमने स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं, जिनमें सिंपल एग्जांपल भी थी, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी थी। जो हम गेन कर सकते हैं वो ये है कि हमारे पास मल्टीपल बेस केसेस होते हैं, उन बेस केसेस को लेके हम डिफरेंट चीज़ों को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ के प्रूफ में बेसिकली आपने वही फॉर्म अचीव करनी होती है जो फॉर्म आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन क्वेश्चन में मौजूद है। अगर तो आपको डायरेक्ट फंक्शन मौजूद है, आपको डायरेक्ट कोई फंक्शन गिवन है, तो आपने वही फॉर्म जो है अचीव कर लेनी है, जो कि हमने देखा था सेंट्स के केस में, टिकट्स के केस में, या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के केस में, कि जो फॉर्म ऊपर थी वही फॉर्म हमें दोबारा मिल गई। तो हम कह रहे थे कि इट इज़ ट्रू फॉर k+1। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में जब आपको रिकर्सिव फंक्शन गिवन हो तो आपने एक्चुअली वही फॉर्म अचीव करनी होती है जो k+1 की फॉर्म रिकर्सिव से आएगी। सो रिकर्सिव फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक्स्ट्रा लोड आएगा, आपको पहले एक जेनेरिक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उस जेनेरिक फंक्शन को के लिए फिर आपने k+1 की वैल्यू मालूम करनी है, और फिर आपने अपने गिवन रिकर्सिव फंक्शन से k+1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर दोनों k+1 की वैल्यू सेम आ रही हैं, सो इट मीन्स कि योर फंक्शन इज ट्रू एंड इट होल्ड्स। ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आप कॉमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।